हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन इंस्टीट्यूट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अवर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हमारे एक तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स के 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज अवर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली काम में आते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इससे ही रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं, इनके क्लासिफिकेशंस देखने वाले हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। मतलब इस चैप्टर के एंड में बहुत इजीली हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 कंपाउंड्स, दैट इज अवर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। First, that is acid, bases and salts are the 3 important groups of chemical compound which are useful to us in many ways. First of all, अगर हम acid, bases and salts की बात करें तो किस तरीके से ये बहुत important रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो वो पर्टिकुलर केमिकल हम हमारी कुकिंग में काम में लेते हैं। दैट इज जितनी भी हमारे बेकिंग करते हैं, बेकिंग करने का क्या मतलब है, जैसे ब्रेड बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, तो वहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट काम में लिया जाता है जिससे कि हम ब्रेड या केक को फ्लफी बना सकें। सॉल्ट्स की बात करें तो हम सब जानते हैं कि अगर फूड को अरोमा प्रोवाइड करना है, टेस्ट प्रोवाइड करना है, तो वहां पे हमारे बहुत सारे स्पाइसेस काम में आते हैं। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सॉल्ट, जो हमारे फूड को क्या देता है, टेस्ट देता है। दैट इज अवर NaCl, या मैं बोलूं सोडियम क्लोराइड। तो अगर मैंने ये जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसके थ्रू अपन इस चीज को तो समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं, या मैं जो बोलूं जो हमारे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हैं, वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और ये जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, ये बहुत सारे तरीके से हमारी लाइफ के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे सिट्रस फूड हैं, फ्रूट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप हुआ, लेमन हुआ, तो उसके अंदर हमारे एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप के बेसेस होते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी नेचुरल लाइफ जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये जो चैप्टर है, ये हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट की पूरी इंफॉर्मेशन हमको इस चैप्टर से क्या करनी है, गेन करनी है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अवर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, किस तरीके से पहचानते हैं, ये सारी चीजें अपन इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। सब्सटेंस विद सोर टेस्ट एंड आर रिगार्डेड एज एसिड। लेमन जूस, विनेगर, ग्रेप फ्रूट जूस एंड स्पॉइल्ड मिल्क etc टेस्ट सो सिंस दे आर एसिडिक। एसिड के बारे में जो हमारी फर्स्ट हम बात करते हैं, हम उसके टेस्ट को लेके बात करते हैं। जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सोर टेस्ट होते हैं। सोर का मतलब होता है खट्टा। तो जितनी भी हमारी फ्रूट्स आते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं जो कि खट्टे हैं, वो सारे एसिडिक नेचर को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेमन है, तो लेमन के अंदर हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारा टमाटो है, टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। हमारा जो दही है, जो कि हमारे मिल्क से बनता है, दही में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जितनी भी चीजें मैंने अभी बोली वो सारी क्या होती हैं, खट्टी होती है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है एसिड की, वो यही है कि जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो सोर टेस्ट के होते हैं। और जो भी सब्सटेंस है जिनके अंदर हमारा एसिड प्रेजेंट है, उनको हम एसिडिक सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी पॉइंट पे बेस है, दैट इज मैनी सब्सटेंसेस कैन बी आइडेंटिफाई एज एसिड्स बेस्ड ऑन देयर टेस्ट। कोई भी सब्सटेंस अगर वो सोर टेस्ट कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस हमारा क्या है, एसिडिक नेचर का है। लेकिन हम किस चीज को टेस्ट कर सकते हैं, जो हमारी क्या हो, ऑर्गेनिक हो। एक तरीके से जो हमारे प्लांट्स हुए, फ्लावर्स हुए, जो चीजें हमको प्लांट से मिल रही हैं, उनको हम टेस्ट करके देख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे मिनरल्स से मिलते हैं, जो हमको एसिड्स, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, HNO3 हुआ, उनको हम टेस्ट करके नहीं पहचानेंगे, क्योंकि टेस्ट करेंगे तो उनकी स्ट्रांगनेस की वजह से वो हमें हार्म कर सकते हैं और वो हमको डैमेज या हमको क्षति पहुंचा सकते हैं। तो
मैक्सिमम जो हमारे एसिड्स हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक है, जो कि प्लांट से मिल रहे हैं या एनिमल से मिल रहे हैं, उनको तो चलो एक बार हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन जो हमारे एसिड्स जो कि हमारे मिनरल से मिल रहे हैं उनको हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो किस तरीके से हमने पहचाना कि कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड हमारी एसिड की कैटेगरी में रहेगा और कौन सा हमारा एसिड की कैटेगरी में नहीं रहेगा? ठीक है, तो बात को समझो। हमने जो शुरू शुरू के एसिड्स थे उनको तो पहचानना चालू कर दिया था। किस तरीके से पहचानना चालू कर दिया था? विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। जो चीजें खट्टी होती थी हम उसे क्या करते थे? एसिड की कैटेगरी में रखते थे। लेकिन कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे आए जो बहुत ही ज्यादा कोरोसिव नेचर के थे, जो डैमेज कर सकते थे। अब उनको हम हमारी टंग पे रख के टेस्ट करके तो नहीं बता सकते थे कि ये पर्टिकुलर चीज एसिड की कैटेगरी में है, बेसिस की कैटेगरी में है या सॉल्ट की कैटेगरी में है। तो वहां पे हमारे साइंटिस्ट ने खोज की और खोज करके एक थ्योरी आई जिसे हम बोलते हैं एरेनस थ्योरी। ठीक है, एरेनस थ्योरी के थ्रू अब हमको पता लगने लगा कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड की कैटेगरी में आएगा, कौन सा बेस की कैटेगरी में आएगा और कौन सा हमारा सॉल्ट की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, अब एरेनस थ्योरी को समझते हैं जो कि उन्होंने एसिड के लिए दी थी। एरेनस थ्योरी क्या कहती थी? एरेनस थ्योरी कहती थी that is an acid is a substance which when dissolved in water ionizes and releases hydrogen ion in the solution। एरेनस का कहना यह था कि जब भी किसी कंपाउंड को मैं वाटर के अंदर डालता हूं तो वाटर के अंदर डालने से वो क्या होता है बेटा? आयोनाइज होता है। आयोनाइज होने का मतलब होता है ब्रेक इनटू आयंस। आयनाइज होने का मतलब क्या होता है? ब्रेक इनटू आयंस। वो अपनी आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, और जब वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक होता है तो वो कौन सा आयन रिलीज करता है बेटा? H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, तो उस टाइप के कंपाउंड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पे H+ आयन को रिलीज करते हैं वो हमारे क्या किस कैटेगरी में आएंगे? वो हमारे एसिड की कैटेगरी में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल HCl लिया मैंने, HCl को वाटर के अंदर डाला, वाटर के अंदर डालने पे वो H+ और Cl- में क्या हो गए? ब्रेक हो गए। उस पर्टिकुलर कंपाउंड में से क्या निकला? H+ आयन निकला। इसका मतलब वो पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा क्या है? एसिड की कैटेगरी में आएगा। उसी तरीके से H2SO4 को जब मैं वाटर में डालूंगा तो 2 H+ आयन निकलेंगे और SO4 आयंस इसमें से निकलेंगे। तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन आयन हमको मिल रहा है। तो एक सीधे सा थ्योरी हमने इसके अंदर क्रिएट की कि उस टाइप के कंपाउंड्स जो वाटर के अंदर आयोनाइज होने पे H+ आयन को रिलीज करेंगे वो कंपाउंड्स हमारे एसिड की कैटेगरी में आएंगे। तो एरेनस की थ्योरी यही कहती थी हमारे कंपाउंड्स के लिए कि उस टाइप के कंपाउंड्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पे आयोनाइज होते हैं और आयोनाइज होने पे H+ आयन को रिलीज करते हैं वो हमारे एसिड कहलाएंगे। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज है जो हमको याद रखना है कि जो हमारे H+ आयन होते हैं वो वाटर के अंदर H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? H3O+ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट में चलेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि हमने एसिड को वाटर के अंदर डाला और एसिड ने H+ आयन को क्या किया? रिलीज किया। हम ये चीज तो जानते ही हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है। अब H+ आयन का क्या मतलब है? H+ आयन का मतलब है कि जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट था वो भी हमारा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। मतलब उसने क्या कर दिया है? लॉस कर दिया है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या हो गया है? लूज हो गया है। अब इसके अंदर क्या बचा है? केवल एक प्रोटॉन बचा है। अब प्रोटॉन्स हमारे क्या होते हैं? हाईली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो जो हमारा H+ आयन होता है वो क्या होता है? एक तरीके का प्रोटॉन होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, यहां तक स्टोरी समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या हुआ? जब ये वाटर के अंदर गया तो जो वाटर है उसका फॉर्मूला होता है बेटा H2O। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। H, एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, तो यहां पे
जो हमारे वाटर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो बॉन्डिंग बना लेते हैं और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, लेकिन इसके जो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, बिना बॉन्डिंग के बच जाते हैं। बात समझना, ये हमारा क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर है और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अंदर केवल एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और ये जो हमारा वाटर है इसके अंदर हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे क्या हो गए, इंगेज हो गए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में, लेकिन कुछ दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं हमारे जो कि बॉन्डिंग बनाने के लिए इंगेज नहीं हुए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं ये क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। H2O के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज है। किसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, जो ये हमारे लोन पेयर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन के, इसकी वजह से। इस वजह से ये जो H+ आयन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो इसी वजह से जो H2 है हमारा वो इस H+ आयन को भी अपने साथ जोड़ लेता है और जोड़ने के बाद क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, दैट इज H3O+। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा वाटर है वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, या मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि जो हमारा H+ आयन है जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, एसिड को या तो डाइल्यूट कर लो या तो जब हम एसिड को जब वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जो हमारा H+ आयन है वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ही क्यों एग्जिस्ट करता है, तो उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो हमारा H2O होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है लोन पेयर की वजह से, तो जो H+ आयन है वो H2O की तरफ क्या हो जाता है बेटा, अट्रैक्ट हो जाता है और अट्रैक्ट होने की वजह से H3O+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीज सीखी एरेनहेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक तो उस टाइप के कंपाउंड जो H+ आयन रिलीज करते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे एसिड की कैटेगरी में आएंगे, और दूसरी चीज जो H+ आयन रिलीज होता है वाटर के अंदर वो कभी भी H+ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका फॉर्मूला है हमारा H3O+। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो लोन पेयर की वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाता है जो कि H+ आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये दोनों कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड्स की तरफ। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड्स का मतलब ये है कि जो हमारे एसिड्स हैं हम उसको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं या किस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। सोर्स का मतलब जिससे वो हमको एसिड मिला है, कहां से मिला है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, सोर्स कहलाता है। सो इसके अंदर एसिड आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे एसिड्स हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स हैं, पहला तो है हमारा मिनरल एसिड और दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एक एक करके दोनों को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं मिनरल एसिड्स, जिनको हम इनऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, मिनरल एसिड बोलो या इनऑर्गेनिक एसिड बोलो दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, सेम होता है। चलिए डेफिनेशन देखिए इसकी। डेफिनेशन किससे रिलेट होगी बेटा, सोर्स से रिलेट होगी, मतलब जहां से ये हमको मिलते हैं। सो द एसिड्स व्हिच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। उस टाइप के एसिड्स जो हमको मिनरल्स से मिलते हैं, मिनरल्स हमारे क्या हो गए, रॉक हो गई, सैंड हो गई, जो हमको जमीन के नीचे हमारी रॉक्स प्रेजेंट होती है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ओर्स प्रेजेंट होती हैं, उनसे जो एसिड हम ऑब्टेन करते हैं उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिनरल एसिड बोल सकते हैं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, those acids which are obtained from non-living things are called mineral acids। एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे हमारे मिनरल एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की, तो मिनरल एसिड का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। ठीक है,
डेफिनेशन आप बना ही लोगे। ऑर्गेनिक एसिड, अगर मिनरल एसिड हमारा नॉन लिविंग थिंग से मिल रहा है तो ऑर्गेनिक एसिड हमारा किससे मिलेगा? लिविंग थिंग से मिलेगा, राइट। दैट इज द एसिड व्हिच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल आर नोन एज द ऑर्गेनिक एसिड्स। उस टाइप के एसिड्स जो हमको प्लांट और एनिमल या मैं बोलूं लिविंग थिंग से मिल रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा लेमन है उससे हमें सिट्रिक एसिड मिलता है, जो कि लेमन किससे मिलता है? हमको प्लांट से मिलता है। जो हमारी बी है, बी जानते हो ना, मधुमक्खी, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसी की वजह से, उस फॉर्मिक एसिड की वजह से बी जब हमको काटती है तो हमको बहुत ज्यादा इरिटेशन और पेन होता है। उसी तरीके से जो हमारी चींटी होती है, कभी कभार वो काट लेती है तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होना चालू हो जाता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से जो टोमेटो है हमारा, उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है। जो दूध हमको गाय से मिलता है जिसकी सोर्स क्या है? एनिमल है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एसिड का, हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड या हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो पहले जो हमारा कैटेगराइज हम उसको डिवाइड करते हैं वो इस बेसिस पे किया जाता है। चलिए दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, अब अपन एसिड को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, आज तक आपने शायद ही सुना हो बेसिसिटी के बारे में, लेकिन अब सुनिए और इसको समझिए कि बेसिसिटी हम किसको कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल that can be produced by the complete ionization of one molecule of that acid in aqueous solution। ठीक है, ये जो इतनी भारी लैंग्वेज हमने लिखी है इसका मतलब ये है कि बेसिसिटी किसी भी एसिड की हम किस तरीके से पहचानेंगे। बेसिसिटी किसी भी एसिड की हम इस तरीके से पहचानते हैं, हम एसिड का एक मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने HCl का एक मॉलिक्यूल ले लिया, उसको हमने वाटर के अंदर डाला। वाटर के अंदर डालने पे वो कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है, ये उस पर्टिकुलर एसिड की क्या हो जाती है बेटा? बेसिसिटी हो जाती है। ठीक है ना, वापस से सुनिए, हमने कोई भी एसिड लिया, कोई भी एसिड को हमने वाटर के अंदर डाला, वाटर के अंदर डालने पे एसिड क्या होंगे? हमारे आयोनाइज होंगे, मतलब आयंस की फॉर्म में ब्रेक होंगे। तो वो कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है एक मॉलिक्यूल एसिड का, वो उस पर्टिकुलर एसिड की क्या हो जाती है बेटा? बेसिसिटी हो जाती है। अगर वो एक आयन प्रोड्यूस कर रहा है या एक आयन रिलीज कर रहा है तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर वो 2 आयन रिलीज कर रहा है तो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। अगर वो 3 आयन रिलीज कर रहा है तो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। तो जो इतनी बड़ी हमने स्टेटमेंट लिखी है उसका मतलब यही है। एक और बार स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, उसको कन्वर्ट करता हूं जिससे कि अच्छे से ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आ जाए, जिससे कि एग्जाम में हमको दिक्कत ना आए। क्या लिखा है? द बेसिसिटी ऑफ द एसिड इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम का इसका मतलब क्या है? H+ आयन की नंबर ऑफ H+ आयन। ठीक है, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होना, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। कब प्रोड्यूस होते हैं? जब उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या होता है बेटा? कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। कंप्लीट आयोनाइजेशन का मतलब आयंस की फॉर्म में ब्रेक होना। ठीक है, ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब तो सबको पता ही है, एक्वस का मतलब होता है जब हम किसी चीज को वाटर के अंदर डालते हैं। तो वाटर के अंदर जब हम एसिड का मॉलिक्यूल डालते हैं वो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम या मैं बोलूं H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर एसिड की क्या हो जाती है बेटा? बेसिसिटी हो जाती है। गॉट इट? ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी इसको और थोड़ा समझेंगे तो बहुत इजीली और समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिसिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो एसिड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स है? दैट इज मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राई बेसिक एसिड। नाम से ही पता चल रहा है कि हमने इसको किस कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। चलिए पढ़ भी लेते हैं। मोनो बेसिक एसिड की बात करें, मोनो बेसिक एसिड की बात करें तो मोनो का मतलब होता है 1। उस टाइप के एसिड के मॉलिक्यूल जो कंप्लीटली आयोनाइज होने पे एक H+ आयन रिलीज करते हैं, उस टाइप के एसिड्स को हम क्या बोलते हैं?
मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, यही चीज इसमें लिखी है, दैट इज these are those acids which on complete ionization produce one hydronium ion per molecule in their aqueous solution। ठीक है, वही चीज मैं बोल रहा हूं, सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अगर एक बार समझ में आ गई तो बहुत इजीली हम इनको हमारी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बस चीजें समझ में आनी चाहिए। तो धीरे धीरे लेयर्ड बाय लेयर्ड इस चैप्टर को अपने दिमाग में बिठाते रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोनोबेसिक एसिड, कोई सा भी एसिड आपको गिवन है, आपको पहचानना है कि वो मोनोबेसिक एसिड है या नहीं है। तो उसका फॉर्मूला लिखिए, दैट इज HCl। जैसे इसमें HCl है, ठीक है, तो इस HCl के अंदर एक H+ आयन प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, HNO3 के अंदर भी क्या है, HNO3, कितने H+ आयन प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, मोनोबेसिक एसिड हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल है, दैट इज अवर CH3COOH। ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसको आप स्पेशली याद रखेंगे कि जो हमारा CH3COOH है, दैट इज अवर एसिटिक एसिड, ये मोनोबेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हम CH3COOH का आयोनाइजेशन करते हैं तो केवल एक H+ आयन ही इसमें से क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। यहां पे जो हमारी 3 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, ये आयोनाइज होने पे H+ आयन रिलीज नहीं करते। ठीक है, मतलब ये जो 3 हाइड्रोजन के एटम है, ये हमारे H+ आयन की फॉर्म में ब्रेक नहीं होते, केवल एक H+ आयन ही इसके अंदर से क्या होता है, रिलीज होता है। इस वजह से 4 हाइड्रोजन के एटम होने के बावजूद भी हम इसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये केवल एक H+ आयन रिलीज करता है। तो CH3COOH को आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि ये हमारा मोनोबेसिक नेचर का होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से कि CH3COOH हमारा किस टाइप का एसिड है, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक या नन ऑफ दीज। तो उसके अंदर जो आंसर मार्क होगा हमारा, वो क्या होगा, मोनोबेसिक एसिड होगा। ठीक है, सो CH3COOH स्पेशल केस डाल लीजिए और उसको आप हमेशा याद रखेंगे कि ये एक टाइप का मोनोबेसिक एसिड होता है। बात करें अगर डायबेसिक एसिड की, तो अगर इसके अंदर एक H+ आयन प्रोड्यूस है तो वो मोनोबेसिक एसिड, अगर 2 H+ आयन प्रोड्यूस है तो वो डायबेसिक एसिड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और 3 H+ आयन प्रेजेंट है तो वो ट्राइबेसिक एसिड की कैटेगरी में आएगा। सिंपल सा फंडा है, फंडा समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अगर अपन डाई एसिड बेसिक की बात करें तो किसी भी एसिड का मॉलिक्यूल अगर आयोनाइज हो रहा है, आयोनाइज होने पे 2 H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो वो हमारा डायबेसिक एसिड की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4, H2CO3, COOH का होल ट्वाइस, ये सारे हमारे डायबेसिक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। उसी तरीके से ट्राइबेसिक एसिड की बात करें तो अगर एक मॉलिक्यूल 3 H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो हमारा ट्राइबेसिक एसिड की कैटेगरी में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 हमारा फॉस्फोरिक एसिड है जो आयोनाइज होने पे 3 H+ आयन रिलीज करता है। सो बेसिसिटी बेसिकली क्या है, बेसिकली यही है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने H+ आयन या कितने हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, वही उस पर्टिकुलर एसिड की बेसिसिटी हो जाती है। हमको स्पेशल केस याद रखना है किसका, CH3COOH का, जिसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, लेकिन जो इसकी बेसिसिटी है वो कितनी है, हमारी 1 ही है, और इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, मोनोबेसिक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बेसिसिटी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अवर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो हमारे एसिड्स हैं वो 2 तरीके से डिवाइड होते हैं। एक तो होता है हमारा कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है हमारा कौन सा, वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड हम जनरली कब कहते हैं, ठीक है, जनरली क्या होता है, अभी तक जब तक हमको स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में पता नहीं होता है तब तक अपन यही बोलते हैं कि जिस एसिड से हमारा हाथ जल गया, जो बर्निंग इफेक्ट दे रहा है, जो हमारी स्किन को डैमेज कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में होगा, और जो ये काम नहीं कर पा रहा है वो हमारा वीक एसिड की कैटेगरी में जाएगा।
ठीक है, जनरली इसी तरीके से अपन आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की डेफिनेशन एकदम डिफरेंट होती है। चलिए समझते हैं उस डेफिनेशन को, और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं उस चीज को भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट टू विच इट आयोनाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम किस तरीके से पहचानते हैं कि आयोनाइज होने पे कौन पूरी तरीके से आयोनाइज हो रहा है और H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू पे मैंने किसी एसिड के 10 मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, मैंने कोई भी एसिड लिया, उसके कितने लिए 10 मॉलिक्यूल्स लिए। उन 10 मॉलिक्यूल्स को मैंने वाटर के अंदर डाला। ठीक है, वाटर के अंदर डालने पे वो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स क्या हुए, आयोनाइज हो गए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल HCl के लिए है तो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए, उन्होंने 10 H+ आयन रिलीज किए वाटर के अंदर। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड मैंने दूसरा एक और एसिड लिया, उसके भी 10 मॉलिक्यूल्स डाले। उनके अंदर मैं क्या डिफरेंस देखता हूँ कि 10 में से केवल 5 मॉलिक्यूल्स ही क्या हुए, हमारे आयोनाइज हुए, और 5 हमारे मॉलिक्यूल्स एज इट इज उसके अंदर पड़े रहे। ठीक है, तो यहाँ मैंने यहाँ पे 2 एसिड्स डाले, एक के तो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स ही हमारे क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, उन्होंने H+ आयन को जनरेट किया। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा एसिड मैंने डाला था, जिसके भी 10 मॉलिक्यूल्स मैंने डाले थे, उसमें से केवल 5 के अंदर से ही H+ आयन निकला, बाकी के 5 एज इट इज पड़े रहे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब हम क्या करते हैं, उन एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। हम क्या बोलेंगे, वो पर्टिकुलर एसिड जिसके 10 के 10 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में जाएगा। और वो वाला एसिड जिसके केवल 10 में से 5 मॉलिक्यूल्स ही हमारे आयोनाइज हुए, वो हमारा वीक एसिड की कैटेगरी में जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किसके बीच में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वाटर के अंदर। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं वो पार्शियली या इनकम्प्लीट आयोनाइज होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड इज द एसिड व्हिच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। उस टाइप के एसिड्स जो कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करते हैं किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज वाटर के अंदर, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ऑन दी अदर हैंड वीक एसिड्स क्या होंगे, जैसे इसका अपोजिट होगा, दैट इज द एसिड व्हिच अंडरगो पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। या तो पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, ठीक है, पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक एसिड्स। उसको हम वीक एसिड्स की कैटेगरी में रखेंगे। इसके अंदर एक बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी हमारे मिनरल एसिड्स हैं वो सारे हमारे ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ऑन दी अदर हैंड जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि हमको प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ऑब्वियसली जैसे हमारा नींबू है उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, हम उसको कंटिन्यूसली खाते हैं लेकिन हमारे कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर हम उसे भी एक्सेस में काम में ले लेंगे तो फिर वो अपना एसिडिक नेचर शो करना चालू कर देगा और हमें एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, तो वीक का मतलब ये है कि हाँ वो एसिड तो है लेकिन वो हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा अगर उसे केमिस्ट्री के टर्म में बोले तो। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा देखा था अपन ने, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देखा था। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, और ये तीसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। एक और क्लासिफिकेशन है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी इसको आगे अपन डाइल्यूशन में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब ये है जो भी पर्टिकुलर हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी कितनी है। अगर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा, अगर एसिड की क्वांटिटी बहुत कम है तो वो हमारा डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो जो हमारे एसिड्स होते हैं हम उनको इस पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर भी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन जो हमारे एसिड्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड एसिड्स और एक डाइल्यूट एसिड। ठीक है,
कंसंट्रेटेड एसिड्स हमारे उस टाइप के एसिड्स होते हैं जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जो हमारी वाटर की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 100 ml कोई सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 90 ml तो हमारा क्या होगा, एसिड होगा, और उसके अंदर जो 10 ml है वो हमारा क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, कंसंट्रेटेड एसिड हो गई। अगर हम बात करें किसकी, डाइल्यूट एसिड की, तो डाइल्यूट एसिड में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर 100 ml हमारा डाइल्यूट एसिड है तो उसके अंदर 90 ml तो हमारा क्या होगा, वाटर होगा, और 10 ml हमारा उसमें क्या हो जाएगा बेटा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, चलिए आगे मूव करते हैं। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अभी तक अपन ने क्लासिफिकेशंस देख लिया है, मतलब अगर एसिड आपको मिलेगा तो बहुत इजीली आप क्लासिफाई कर पाओगे। किस तरीके से क्लासिफाई कर पाओगे, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक एसिड है, इस तरीके से क्लासिफाई कर पाओगे। क्या कौन सी, क्या उसकी बेसिसिटी है, 1 है, 2 है या 3 है, इस तरीके से क्लासिफाई कर पाओगे। ठीक है, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, इस तरीके से क्लासिफाई कर पाओगे। प्लस ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, इस तरीके से क्लासिफाई कर पाओगे। मतलब अगर हमको कोई भी एसिड मिला तो हम उसके कुछ ना कुछ उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशंस हमने देख लिए हैं, अब अपन एसिड के दूसरे पार्ट पे चलते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के अंदर चलिए फर्स्ट है हमारी, दैट इज एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमको देखने के लिए मिलती है एसिड्स के अंदर, वो क्या मिलती है, दैट इज जितने भी एसिड्स होते हैं हमारे, वो कौन से टेस्ट के होते हैं, सोर टेस्ट के होते हैं। हमारे 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा सोर, एक होता है हमारा स्वीट, और एक होता है हमारा सॉल्टी। ठीक है, और एक हम बिटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सोर हो गया, स्वीट हो गया, बिटर हो गया, और साल्टी हो गया। तो ये 4 टाइप्स हम बेसिकली फॉलो करते हैं, जिसके अंदर सोर का मतलब तो होता है खट्टा, बिटर का मतलब होता है कड़वा, स्वीट का मतलब होता है मीठा, और सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन। तो इन चारों के अंदर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कई बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि जो हमारा NaCl है दैट इज वो भी तो खट्टा होता है। बेटा वो खट्टा नहीं होता है, वो नमकीन होता है। ठीक है, दैट इज सॉल्टी नेचर होता है। ठीक है, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सोर एंड सॉल्टी। ठीक है, तो जो हमारे एसिड्स हैं वो सॉल्टी नेचर के नहीं है, वो बेटा कैसे नेचर के हैं, सोर नेचर के हैं। दैट इज वो टेस्ट में क्या होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है, दैट इज अवर लिटमस। लिटमस हमारा एक तरीके का क्या होता है बेटा, इंडिकेटर होता है। जस्ट इसके आगे जो हम कुछ थोड़े देर बाद वो टॉपिक देखेंगे, दैट इज अवर इंडिकेटर। उसके अंदर बहुत अच्छे से अपन लिटमस को वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, लिटमस क्या है, हमारा एक तरीके का इंडिकेटर है जो कि हमको बताता है कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो जो हमारे एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या होता है, ये शो कर रहे हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नेचर क्या है, हमारा एसिडिक नेचर है, जब वो किसमें, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक है, उसके बाद एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। जो हमारे एसिड्स हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टिव नेचर के होते हैं या कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास H+ आयन प्रेजेंट होता है जो बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इफेक्ट ऑन स्किन। स्किन पे इसका क्या इफेक्ट होता है। ऑल स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड हैव द कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन एंड कॉजेज पेनफुल बर्न्स। जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनको तो हम साइड में रखते हैं, कुछ हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। चाहे वो हमारी स्किन पे गिरे, चाहे वो मेटल पे गिरे, उन दोनों को वो क्या करते हैं बेटा, खत्म करना चालू कर देते हैं, डैमेज करना चालू कर देते हैं, कोरोड करना चालू कर देते हैं। तो कुछ एसिड्स हमारे ऐसे हैं जो कि कोरोसिव नेचर के हैं, और मैक्सिमम ये जो एसिड्स हैं ये हमारे मिनरल एसिड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी हमारे एसिड्स हैं वो वाटर के अंदर बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर एसिड और वाटर को अपन एक दूसरे के अंदर मिक्स करेंगे तो एक तरीके का होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा, मतलब जो पूरे मिक्सचर है वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके का आता है, दैट इज राइट 5 या 4 या 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड।
या इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड की हमने यहाँ पे देख ली, जब बेस की पढ़ेंगे तब बेस की भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी हो गई है। नेक्स्ट इज अवर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके अंदर बोला जाता है कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो क्या होगा, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होगा तो क्या होगा, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होगा तो क्या होगा, एसिड का रिएक्शन हमारे कार्बोनेट्स के साथ होगा तो क्या होगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसको याद करना, और जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनको भी आप याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी हमारी जब भी हम किसी भी एसिड का किसी केमिकल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो। ठीक है ना, चलिए देखें यहाँ पे जो सबसे पहले अपन देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी, वो देख रहे हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी इसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ये कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। बेसिकली ये जो सॉल्ट बनता है ये हमारा मेटल सॉल्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर मेटल को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट बनेगा, और वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा इसमें से रिलीज होगा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे सॉल्ट बनता है ये हमारे मेटल सॉल्ट्स होते हैं, और साथ में इसके हमारा वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। ठीक है, जिसके अंदर पॉइंट लिखा है वो यही लिखा है, दैट इज एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी हो गई हैं। अब हम आते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल, कि जब हमारे एसिड दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से वो अपने एक तरीके से प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो किस टाइप की प्रॉपर्टीज शोज होती है वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के अंदर आती है। जो पहला रिएक्शन अपन देख रहे हैं वो देखेंगे, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो पहला रिएक्शन अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं मेटल का रिएक्शन किसके साथ, हमारे एसिड्स के साथ। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा दैट इज सॉल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस क्या होगी हमारी, इवॉल्व होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी जाएगी। दैट इज जब भी कोई मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, दैट इज सॉल्ट बनाएगा। ये जो सॉल्ट बनेगा ये हमारा बेसिकली कौन सा होगा बेटा, मेटल सॉल्ट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर मेटल का रिएक्शन हुआ है तो ये कॉपर का सॉल्ट बनेगा, जिंक का रिएक्शन हुआ है तो ये जिंक का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, आयरन का रिएक्शन हुआ है तो ये हमारा आयरन का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर यही चीज लिखी है, दैट इज एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी हमारे कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या इवॉल्व होगी, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अब इसके अंदर जो हमारे दोनों प्रोडक्ट्स हमको मिलने वाले हैं उसके बारे में लिखा है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, दैट इज जिंक का रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ तो हमारा यहाँ पे क्या बना, ZnSO4 दैट इज अवर जिंक सल्फेट, और इसमें से हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। उसी तरीके से मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया H2SO4 के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, तो इसके अंदर यही चीज अपन को याद रखनी है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अब एसिड कोई सा भी आ जाए हमारा, मेटल कोई सा भी आ जाए, रिएक्शन हमारी इसी तरीके से चलेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर हमने यहाँ पे H2SO4 लिया है तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट बना है वो कौन सा बना है, सल्फेट सॉल्ट बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा यहाँ पे HCl होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एल्युमिनियम का रिएक्शन करवाया किसके साथ, HCl के साथ, इसके रिएक्शन होने पे जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा AlCl3 दैट इज अवर एल्युमिनियम क्लोराइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होगी बेटा, इवॉल्व होगी। तो इसके अंदर जो हमारा सॉल्ट बना है वो कौन सा सॉल्ट बना है बेटा, क्लोराइड सॉल्ट बना है। ठीक है, तो अगर किसी मेटल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो जो मेटल सॉल्ट बनेगा हमारा वो सल्फेट सॉल्ट बनेगा। किसी मेटल का अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो जो मेटल सॉल्ट बनेगा हमारा वो कौन सा बनेगा, क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। उसी तरीके से किसी मेटल का अगर
नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो जो सॉल्ट बनेगा हमारा वो नाइट्रिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। बाकी रिएक्शन हमारा सेम चलेगा, प्रोडक्ट्स हमारे सेम बनेंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, जब भी किसी एसिड का रिएक्शन हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो हमको मिलती हैं तीन चीजें, दैट इज अवर मेटल सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है हमारी, वो खींचती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं एसिड और मेटल कार्बोनेट के बीच में रिएक्शंस। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन, दैट इज एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अंदर जो गैस निकलती है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस वजह से ये जो रिएक्शन है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर दैट इज व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट देन सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। एक छोटी सी रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट्स को लिया है, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराया है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, उसमें जो हमको प्रोडक्ट मिले हैं वो प्रोडक्ट है हमारा दैट इज NaCl, दैट इज अवर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन है हमारा वो हमने कुछ इस तरीके से हुआ है। किस तरीके से हुआ है, जो हमारे कार्बोनेट्स थे उन्होंने एसिड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे ये मेटल सॉल्ट बनाया, दैट इज अवर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हुई, प्लस इसमें से क्या मिला हमको, वाटर मिला। ठीक है, अब कार्बोनेट्स की जगह हमारा किसी का भी कार्बोनेट हो सकता है, यहाँ पे हमारा सोडियम का था, यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है। तो जो सबके अंदर जो रिएक्शन चलने वाली है वो सेम ही चलने वाली है, जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो हमको सेम ही मिलने वाले हैं। जब भी कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे तो हमको प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ प्रोडक्ट मिलेगी और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है ना, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखिए, कार्बोनेट्स आए या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आए, दोनों के अंदर हमारे प्रोडक्ट सेम मिलने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो यहाँ पे देखो, कार्बोनेट्स का जो फॉर्मूला है वो है हमारा Na2CO3। ये हमारा क्या है, सिंपल कार्बोनेट है, इसे हम सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। ऑन द अदर हैंड जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। अब दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस किस चीज का है आपको पता ही लग गया होगा। तो उस टाइप के फॉर्मूलेस, ठीक है, जिसके अंदर कार्बोनेट जो कि रिप्रेजेंट होता है हमारा CO3 से, उसके साथ अगर हाइड्रोजन भी लगा हुआ है तो वो हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट की कैटेगरी में आएगा, और जिसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है वो हमारा सिंपल कार्बोनेट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कार्बोनेट के अंदर हमको मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं। जो हमारे हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं उसके अंदर भी हमको मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर ही मिल रहा है, मतलब दोनों के प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, रिएक्शन होने पे सेम चीजें हमको मिल रही है, लेकिन दोनों को आप याद रखेंगे कि जब भी किसी एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ होता है तो हमको मेटल सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विद बेसिस। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं क्योंकि नाम से पूछी जाती है, दैट इज अवर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो सॉल्ट बनाता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करता है। ठीक है, एसिड और बेस का रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, एक तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज जब भी कोई एसिड हमारा बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। साथ में जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम उस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन इस टाइप के भी बनते हैं एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसका आंसर यही है, दैट इज व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने NaOH लिया है, दैट इज अवर सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका रिएक्शन कराया है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो NaOH इज अवर बेस, हाइड्रोक्लोरिक इज अवर एसिड, ठीक है, NaCl इज अवर
सॉल्ट और वाटर का मॉलिक्यूल हमने रिलीज किया है। ठीक है, तो सिंपल सा है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, दैट इज थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब बेस हमारा कुछ भी हो सकता है, कैसे पहचानते हैं अभी अपन जैसे इसको पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जिसके भी आगे OH लगा हुआ होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, बेस कहलाते हैं। उस टाइप के कंपाउंड्स जिनके अंदर OH हमारा ऐड होता है वो हमारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। तो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है। दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसके अंदर हमको केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है, डेफिनेशन लिखनी होती है और प्लस साथ में एक एग्जाम्पल भी लिखना होता है। 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के का क्वेश्चन हमारा इसमें से बनता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अवर रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन जो है वो हमारा एकदम रिएक्शन सेम है बेस और एसिड के बीच में। जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सेम प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज अवर सॉल्ट एंड वाटर, जो हमारे एसिड और बेस के बीच में बन रहे थे। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली किस नेचर के होते हैं, दैट इज बेसिक नेचर के होते हैं। अभी जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस बात को अपन डिस्कस करेंगे कि जो मैक्सिमम हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इस वजह से जब इसका एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो हमको सेम प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमको एसिड और बेस के रिएक्शन होने पे मिलते हैं, दैट इज अवर सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, that is copper oxide is a metal oxide, diluted hydrochloric acid react with copper oxide to form copper chloride and water, that is CuO, that is our copper oxide का हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमको क्या मिल रहा है, कॉपर क्लोराइड मिल रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो इसके अंदर जो हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो क्या है, हमारे सॉल्ट और वाटर ही है। ठीक है, और सॉल्ट और वाटर किससे रिलेट कर रहे हैं, हमको बेस और एसिड के रिएक्शन से रिलेट कर रहे हैं। और हमको इसके अंदर सेम प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली बेसिक नेचर की होती हैं, इस वजह से। आज इस लेक्चर के अंदर हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा है, उनके क्लासिफिकेशंस देखे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी और साथ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिस की तरफ जाएंगे और साथ में हम एक और टॉपिक उसके अंदर कवर करेंगे, दैट इज अवर इंडिकेटर, जो कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिटमस के लिए बोला था कि ये हमारा एक तरीके का इंडिकेटर है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर इतना ही। बच्चों, सब्सक्राइब द मोशन फाउंडेशन चैनल, लाइक द वीडियो and share it as much as you can, because ज्ञान और खुशी बांटने से बढ़ते हैं। Thank you, have a nice day.